ऑकरेंस के अंदर अपन ने बेसिकली क्या देखा था कि कोई भी सेल्स इनवॉइस 2 बार नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में सारे सेल्स इनवॉइसेस को आप लोगों ने देखना चाहिए। तो उसके बाद में आप लोगों ने टेस्ट चेक करना चाहिए, मतलब कि वहां पे कोई फिक्टिशियस सेल इनवॉइस तो नहीं है। मतलब फिक्टिशियस सेल इनवॉइस, फिक्टिशियस कस्टमर, मतलब झूठा कोई डेटा तो खड़ा नहीं हो गया। ऐसा हो गया मार्च महीने के अंदर लोग टारगेट मीट करने के लिए पहले सेल बढ़ा देते, फिर अप्रैल महीने में सबका सब सेल रिटर्न करवा देते। ऐसी अनयूजुअल जर्नलिटीज को आप लोगों ने चेक करना चाहिए। अर्न रेवेन्यू, जैसे कोई एडवांस मिल गया या फिर कोई सेल अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ, उन सब चीजों को आप लोगों ने सेल करके रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहिए। उसके बाद में सेल प्राइस देखना चाहिए। उसके बाद में सेल्स इनवॉइसेस पे से वो देखना चाहिए कि कोई भी सेल इनवॉइस 2 बार नहीं आना चाहिए। पूरे तरीके से आप लोगों ने इसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि सेल्स जो दिख रहा है परफेक्ट फिगर दिख रहा है। उसके लिए सेल का फिगर, जैसे मेरे बैलेंस शीट में 2 करोड़ का है, मैं इसको सबसे सिंपल कैसे तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं मालूम है? जीएसटी रिटर्न वेरीफाई कर लेना। जीएसटी रिटर्न में भी सेल 2 करोड़ का दिखना चाहिए लगभग, है ना। जीएसटी रिटर्न है, जीएसटी चालान है, स्टॉक रजिस्टर, इस पे से आप लोग सेल वेरीफाई कर सकते हो। ये ऑडिटर का प्रीव्यू है कि किस तरीके से उसको चेक करने का है। चलो आगे। सर पूछो। सर अगर मैं ओनर हूँ फर्म का, हाँ, तो मैं ट्राई करूंगा मेरी सेल्स बैलेंस शीट में कम दिखे और पेमेंट ज्यादा दिखे, क्योंकि टैक्स हमको कम भरना। एक मिनट बैलेंस शीट में सेल नहीं दिखता। ट्रेडिंग अकाउंट एंड हाँ ना, प्रॉफिट एंड मतलब लॉस अकाउंट में सेल दिखता। सेल कम क्यों दिखाना है आपको? सर मैं ट्राई करूंगा ना प्रॉफिट कम है, सो दैट टैक्स कम भरना पड़े। बराबर है, हाँ। टैक्स चोरी है ना, करने के लिए ऐसा बोलो ना। हाँ, हाँ, तो मैं सेल्स बिना कारण बढ़ा क्यों दूंगा? देखो ये जो है ना, ये तो इस पे से बोलना क्या चाहते हैं आप? सेल कम बताएंगे, हाँ ठीक है। तो हाँ ना सर, क्यों बढ़ाएंगे हम? देखो, तो क्या बोल रहे हैं आप लोग कि डबल डबल सेल इनवॉइस कोई क्यों रिकॉर्ड करेगा, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? फिक्टिशियस। हाँ देखो, कैसा रहता मालूम है क्या? बड़े, ये जो आपने बात करी ना, ये वो छोटे आदमी की बात पूछी है, जो एक छोटा मोटा टर्नओवर करता है, जो प्रोप्राइटर है, छोटा मोटा पार्टनरशिप कर रहे हैं। मैं बात कर रहा मल्टीनेशनल कंपनीज की। मैं बात कर रहा ऐसे बड़े बड़े कंपनियों की जिनके कॉम्पिटिटर है। मैं बात कर रहा ऐसे लिस्टेड कंपनीज की जिनका हजारों लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर होता, और जिनका पीयर के साथ में, मतलब कॉम्पिटिटर के साथ में हमेशा कंपेरिजन होते रहता। देखो, सेल ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, तो मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा, बीएससी एनएससी के ऊपर उसका अच्छा वैल्यू रहेगा। कोई भी ऐसा कंपनी जिसका सेल कम हो रहा, उसका कोई शेयर नहीं खरीदता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से भी सोचो। ठीक है, छोटी बातें सोच रहे आप, सेल कम बताओ, टैक्स कम भरो, ये गरीब लोगों वाली बातें छोड़ दो श्रीहरी। बड़े लोगों वाली बातें सोचो। समझ में आ रहा क्या? जिनका कंपटीशन चलता है डे बाय डे, जिनके शेयर के भाव ऊपर नीचे होते रहते रोज। समझ में आ रहा है? छोटे मोटे लोगों का तो क्या है बेटा, वैसे भी कोई हिसाब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बड़े लोगों की बातें बड़ी रहती है, उनको सेल ज्यादा दिखाना रहता है, उनका प्रॉफिट ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे छोटे मोटे लोगों को क्या बात करते? चलो चलो, कंप्लीटनेस। ठीक है। All sales made during the period were recorded and there is no understatement or overstatement. ओवर भी नहीं होना और अंडर भी नहीं होना, सब हर जगह कंप्लीटनेस में आया कि ऑल पॉइंट आइडिगर नहीं रहता हो। ठीक है, चलो। अरे आप लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा, नोट्स दिख रही और वीडियो ऑडियो सब सुने आ रहा है सही ढंग से? यस सर। अरे वाह, थैंक यू। तो ऑल सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड वे रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट और स्टेटमेंट। एक कट ऑफ प्रोसीजर करके अपन लोगों ने इसके पहले भी देखा। कट ऑफ प्रोसीजर आपको ही बता पाएगा कि कट ऑफ प्रोसीजर क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड ही पॉइंट्स है। कट ऑफ प्रोसीजर कोई समझा पाएगा क्या? क्या रहते कट ऑफ प्रोसीजर्स, और ऑडिटर ने क्यों ध्यान देना चाहिए कट ऑफ प्रोसीजर्स के लिए? मैं एक हिंट देता, कट ऑफ प्रोसीजर्स जो रहते हैं ना, 31 मार्च के आसपास वाले जो दिन रहते, 4-5 दिन आगे पीछे, वहां पे अपन लोग कट ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कट ऑफ प्रोसीजर्स? यस एनीबॉडी? कट ऑफ प्रोसीजर कोई बता पाएगा क्या? क्या रहते कट ऑफ प्रोसीजर्स? बहुत सिंपल है, मैंने पहले बताया था। वो ट्रक, ये वो कलकत्ता, नोएडा, ये सब चीजें। कट ऑफ प्रोसीजर कौन बताएगा? सर ईयर एंड, सर श्री ईयर आप एंड रुको, का। श्री रुको, आप रुको, आप बाकी लोगों को भी है मुंह दिया हुआ भगवान ने। ठीक है, सर? बोलो तो कट ऑफ प्रोसीजर कौन बोलेगा? सर हाँ रोहित बोलो। सर आपने बोला था ना 30 तारीख को माल कोलकाता से निकल रहा है, फिर 2-3 तारीख को अप्रैल के नोएडा में पहुंच रहा। बराबर है,
मतलब क्या हो गया कट ऑफ प्रोसीजर के अंदर, जैसे मेरे परचेस करना, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने परचेस तो किया, मैंने परचेस किया कलकत्ता से, ठीक है। हम लोग जूट का व्यवसाय करते मुंबई में, कहाँ मिलता जूट, पश्चिम बंगाल मतलब कलकत्ता। मैंने ऑर्डर दिया 30 मार्च को, उसके अंदर बिल बन गया मेरे नाम पे, मतलब प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दी बायर एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा। अब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो हो गई, मैंने परचेस तो कर लिया, लेकिन मेरे यहाँ गुड्स कब पहुंचने वाले हैं, 3 अप्रैल को दोपहर को 4:25 पे, ठीक है। 4:30 बजे हमारे यहाँ पे ट्रक आने वाला है। निकला ट्रक 30 तारीख को, आया ट्रक 4 अप्रैल को, दूसरे साल ट्रक आ रहा, तो ट्रक भले रास्ते में होगा 31 मार्च को, लेकिन वो गुड्स अपने हैं, आपको उसको परचेस करके रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने उसको परचेस करके रिकॉग्नाइज नहीं करा तो इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ एरर्स। समझ में आ रहा क्या? तो कट ऑफ प्रोसीजर्स मतलब क्या, कि आप गुड्स आ रहे जा रहे उसके ऊपर मत देखो, आप पेमेंट सारा जा रहा उसके ऊपर मत देखो, आप ये देखो कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप देखते चलो। मतलब क्या होगा, गुड्स इन प्रॉपर्टी इन द गुड्स शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। भले ही वो गुड्स आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन क्या आपके हो गए क्या वो? हाँ। सिमिलरली सेल का भी हो सकता है, मैंने 30 तारीख को सेल कर दिया, पैसा भी आ गया, बिल भी पार्टी के नाम पे ट्रांसफर हो गया। अब बात ऐसी है, मैंने कुछ यहाँ से भेजे, हम रहते हैं नोएडा, ठीक है, वो भेजा हमने कहाँ पे, हरिद्वार में, तो नोएडा से हरिद्वार जाने में 5 दिन लग जाते, बहुत पहाड़ों का रास्ता है, तो वहां से वहां पे जाने के लिए 5 दिन तो चले गए। तो क्या 5 दिन तक क्या आप सेल रिकग्नाइज करेंगे कि नहीं? सेल तो हो गया, जिस दिन बिल बन गया उस दिन सेल हो गया। When the property in the goods have been transferred to the buyer, the bill has been made, तो आपने उसको सेल परचेस रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, समझिए। चलो, perform cut-off test to ensure that the revenues are recognized in the current accounting period and sales were not tempered towards the period. क्या करते कुछ कुछ लोग, फिर 31 मार्च को बहुत सारे सेल बिल फाड़ डालते, लेकिन सेल रिकग्नाइज ही नहीं करते। समझ लीजिए, वैसा करना नहीं चाहिए। बिल फाड़ दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो आप लोगों ने उसको सेल करके रिकग्नाइज करना चाहिए। कट ऑफ एरर्स के बारे में बात करें, when the company recognized revenue on the basis of on the which sale invoices are generated rather than the date on which risk and reward incidental to ownership has been transferred to the buyer. आपने क्या देखना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप, मतलब प्रॉपर्टी इन द गुड्स जिस दिन ट्रांसफर हो गए उस दिन वो गुड्स सामने वाले के हो गए हैं। जनरली प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब कब होगा ट्रांसफर, जब सब्सटेंशियल पेमेंट आ गया और आपका बिल भी बन गया। समझ में आ रहा क्या? लेकिन सिर्फ गुड्स इधर उधर जा रहे उसके भरोसे कुछ भी नहीं होता है। आपने क्या देखना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। इसका ही मतलब प्रॉपर्टी इन द गुड्स शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। यहाँ पे लिख लेना, हाँ, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। क्लियर कट समझ गए आप लोगों को? इसके अंदर किसको डाउट है अभी कट ऑफ प्रोसीजर के अंदर? कट ऑफ प्रोसीजर के अंदर अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे को अभी पूछ लेना। आप लोग लिखो वहां पे, प्रॉपर्टी द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, कहां पे? यहाँ पे। Auditors will also have to see credit notes issued after the accounting period. क्रेडिट नोट क्यों इशू करता है सामने वाला? Yes anybody? क्रेडिट नोट क्यों इशू करता है सामने वाला? आपने किसी से माल लिया, उसने आपको क्रेडिट नोट दिया, इसका मतलब क्या है बताओ? क्रेडिट नोट कब इशू करता है सामने वाला? Yes anybody? क्रेडिट नोट कब इशू करता है नहीं पता क्या आप लोगों को? क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है सामने वाले द्वारा? अपन ने इशू करे, सामने वाले ने अपनी क्रेडिट नोट दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्रेडिट नोट मिल रही है आपको, इसका मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। ये सिंपल परचेस रिटर्न होगा, या फिर सामने वाला कुछ डिस्काउंट वगैरह दे रहा, कुछ कमीशन वगैरह दे रहा आपको, कुछ अलग अलग चीजें रहती पॉलिसी के हिसाब से, इतना इतना परचेस कर लिया तो उसके बाद में डिस्काउंट मिलता, उसके सामने वाला क्या करता? क्रेडिट नोट देता है। सामने वाला क्रेडिट नोट दे रहा मतलब उसके खाते में अपने को क्रेडिट कर रहा है, मतलब उसको कुछ तो भी देना है। सिंपल परचेस रिटर्न भी बोल सकते हैं। Auditor will have to see credit notes issued after the accounting period. Credit notes issued after the accounting period. अपन ने किसी को क्रेडिट नोट दिया क्या? अपन किसी को क्रेडिट नोट दे रहे, इसका मतलब क्या है? अपने को क्रेडिट नोट मिल रही, इसका मतलब है परचेस रिटर्न। अपन क्रेडिट नोट दे रहे, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न। साल के बाद में सेल्स रिटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साल के अंत में मतलब 31 मार्च के ऊपर बोगस सेल रह सकता है, जिसको बाद में क्रेडिट नोट देके सेल रिटर्न कर रहे है। You should be very alert towards the year end sales and year के स्टार्ट में दिए जाने वाले सेल रिटर्न के क्रेडिट
नोट्स। ट्रेस द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल अगर सही होगा तो उसका ई-वे बिल बनाऊंगा, ई-वे बिल इज द शिपिंग डॉक्यूमेंट एज पर जीएसटी। Quantities appearing in the sale register, check reconciliation of total sales goods dispatch as per the stock records and the financial record and excise record. Excise record तो चलो अब नहीं रहा, पहले मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज देना पड़ता था, अब जीएसटी हो गया, तो स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर उसके हिसाब से सेल बिल चेक करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी टैली हो जाएगी। Sales tax, service tax return ensure that the same has been reconciled with the revenue recorded in profit and loss account. Measurement. All the sales are accurately measured as per the applicable accounting standards and correctly journalized, summarized and posted. Correctly journalized, summarized and posted मतलब सही अमाउंट को, I repeat, सही अमाउंट को सही अकाउंट के अंदर और सही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर लेना जरूरी है। हर बार यही रहता है मेजरमेंट में, क्या रहता, करेक्ट अमाउंट इन करेक्ट अकाउंट इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। तीन चीजें करेक्ट होना, एक तो अमाउंट, एक तो अकाउंट और एक तो अकाउंटिंग पीरियड, ये तीनों चीजें करेक्ट चाहिए, वही तो आप लोग वेरीफाई करें। तीनों चीजें होना, करेक्ट अमाउंट इन करेक्ट अकाउंट इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब एक्सपोर्ट सेल्स होगा तो उसको आपको डॉलर जो भी रहेगा उसको आपको आईएनआर के अंदर रीस्टेट करना पड़ेगा। यूएस में सेल करा तो उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। एक्सचेंज गेन लॉस वो भी सब देखना पड़ेगा। एक्सचेंज गेन लॉस इज अल्टीमेटली पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल टर्म्स बोल रहा मैं, फॉरेन करेंसी के अंदर सेल हुआ हो तो उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने सेल में लेना पड़ेगा। रिकैलकुलेट प्राइसेस एंड एक्सटेंशन ऑन सेल इनवॉइसेस। प्राइसेस एंड एक्सटेंशन मतलब कैसा है, हम है ना सेल करते समय 15 दिन का सामने वाले को समय देते पैसा देने का, 15 दिन में उसने पैसा नहीं दिया तो हम उसके ऊपर 100 रुपीज पर डे का एक्सटेंशन लगाते हैं, मतलब इंक्रीज इन प्राइस लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, तो एक्सटेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा ये भी देखना जरूरी है। टू ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, पूरा स्टार्ट से एंड टू एंड देखना जरूरी। क्लाइंट ऑपरेशन रिलेटेड गैप इश्यूज, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन वर्सेस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कैसा रहता मालूम है कि कहीं कहीं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अलग अलग तरीके है ना, इंस्टॉलमेंट सेल है, ठीक है, उसके बाद में कैश ऑन डिलीवरी वाला भी चीजें रहती है, उसके बाद में ऐसा रहता रिटर्न का उसके अंदर पॉलिसी रहता, 5 दिन के अंदर एक तो खरीदो या फिर रिटर्न कर दो, ये सब चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा। अलग अलग बातें हैं, अपन लोग जब AS9 डिस्कस करेंगे तो अलग अलग देखने वाले हैं। अब परसेंटेज कंप्लीशन मेथड क्या रहता है, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाए, ठीक है, हम इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, फोर्थ फ्लोर हो गया, ऐसे हम फ्लोर्स बनाते जाए, तो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 200 करोड़ का, तो फर्स्ट फ्लोर पे सपोज 25% हो गया कंप्लीट मैटर, तो 200 करोड़ का 25% मतलब क्या, 50 करोड़ आप लोगों ने अभी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए एज पर परसेंटेज बेसिस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट है जैसे 200 करोड़ का, ठीक है, 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, 200 करोड़ मिलने वाले चारों फ्लोर होने के बाद में, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर मिलने पे, फर्स्ट फ्लोर बनने पे आप लोग 25% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ये मतलब अलग अलग परसेंटेज कंप्लीशन रहता है। कंपेयर द रेट ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद द रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के साथ में जो सेल्स किया वो भी देखना चाहिए। रिलेटेड पार्टी के साथ में सेल करते समय आर्म्स लेंथ मतलब नॉर्मल प्राइस के ऊपर होना जरूरी है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, हर बार की तरह इंड एस कंप्लायंस शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप लोग को प्रेजेंटेशन करना है। सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, ईच क्लास ऑफ गुड्स मतलब क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया होगा, कोई दूसरी चीजें होंगी, जॉइंट प्रोडक्ट होगा, अलग अलग गुड्स है ना हमारे यहाँ पे, हमारा किराने की दुकान है तो अलग अलग गुड्स के शेंगदाना भी बेचते हैं हम, तेल भी बेचते हैं हम, उसके बाद में शक्कर भी बेचते हैं हम, चावल भी बेचते हैं, हर एक आइटम का अलग अलग सेल जहां तक के पॉसिबल होगा बताने की कोशिश करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सेपरेटली इन द नोट्स अराइजिंग फ्रॉम, एक तो हम अगर सेल्स और सर्विसेज दोनों करते, सेल ऑफ प्रोडक्ट का अलग, सेल ऑफ सर्विसेज का। मेरे को एक ऐसा सेक्टर बताओ जहां पे प्रोडक्ट भी और सर्विसेज भी, बताओ तो, ये सेल बड़ी, हम सेल्स करते हैं, हम प्रोडक्ट भी सेल्स करते हैं, हम सर्विसेज का भी रेंडरिंग करते हैं, हम और भी चीजें करते हैं, तो ऐसा कौन सा एरिया है बताओ जहां पे प्रोडक्ट भी रहता है और सर्विसेज भी रहती है, ये सेल बड़ी। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। क्या 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 किसने बोला, मेरे को सुनने नहीं आया, रेस्टोरेंट बोला कुछ सर होटल, हाँ बराबर है। तो होटल के अंदर कैसा रहता है देखो,
उसके अंदर कैसा रहता, एक हम रेवेन्यू क्या से निकालते मालूम है, रेस्टोरेंट से, दूसरा रेवेन्यू कैसे रहता मालूम है, रूम सर्विसेज से। अरे रूम भाड़े पे देते ना, रूम क्या बेच डालते क्या जिंदगी भर के लिए, नहीं, रूम सर्विसेज का रेवेन्यू अलग, होटल का खाने पीने का रेवेन्यू अलग। समझ में आ रहा है ना, खाने पीने के अंदर अपन फूड्स बेच दे रहे, और जो रूम सर्विस है, रूम रेंट है, इसके अंदर अपन लोग सर्विसेज दे रहे हैं, रूम अपन बेच नहीं रहे। हम लोग कंप्यूटर बेचते भी, और हम लोग कंप्यूटर रिपेयर भी करते हैं। कंप्यूटर बेचने का रेवेन्यू सेल ऑफ प्रोडक्ट, कंप्यूटर रिपेयर करने का रेवेन्यू सेल ऑफ सर्विसेज। अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये भी बताना है आप लोगों को, डिविडेंड, और उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद में कमीशन इनकम। ठीक है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और कमीशन इनकम। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अगर आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड होंगी ये बातें तो आप लोगों को लेना पड़ेगा। अदर इनकम नहीं बोले यहाँ पे, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोले। समझ में आ रहा है क्या? अदर ऑपरेटिंग इनकम जैसे कैसा हो गया, हमने किसी कुछ कोई शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा है, उससे हमको डिविडेंड मिला, वो सब बातें आप लोगों को देखना पड़ेगा। अदर इनकम नहीं, अदर सोर्सेज से इनकम नहीं, यहाँ पे रिलेटेड टू ऑपरेशन ही चीजें आने वाली है। ठीक है, whether brokerage and discount on sales other than the usual trade discount have been disclosed separately। समझ में आ रहा क्या? तो क्या बोल रहे हैं, whether brokerage and discount on sales, ठीक है, other than usual trade discount has been disclosed। समझ में आ रहा? देखो, अगर ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपन लोग उसको सेल्स में से ही कम कर देते हैं। अगर अपन किसी को ट्रेड डिस्काउंट दे तो उसको अपन लोग सेल्स में से कम कर देते हैं। अब अदर देन ट्रेड डिस्काउंट है तो अपन उसको पीएनएल के अंदर हिट करते हैं। अदर देन ट्रेड डिस्काउंट का एक आइटम बताओ मेरे को, क्या रहता? सिंपल टर्म्स में कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा है क्या? कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आप लोग पीएनएल में हिट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट जो दे रहे अपन लोग, वो अपन लोगों को सेल्स में से कम करना पड़ता है। whether the transactions with the related party are appropriately disclosed in the notes to account। तो सेल करते समय आप लोगों को सेल का डिस्क्लोजर देते समय तीन बातें, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और अदर रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को सेल में से कम करना, अदर देन ट्रेड डिस्काउंट को पीएनएल के अंदर हिट करने का, रिलेटेड पार्टी की सेल को अपन लोगों ने एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना चाहिए। इसके अंदर कुछ एरर होगा तो पूछो, कुछ आपको समझा नहीं होगा तो पूछो, कोई भी बात होगी तो पूछो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के अंदर, इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ट्रेड डिस्काउंट को सेल में से कम करने का, कैश डिस्काउंट को पीएनएल में लिखने का, और रिलेटेड पार्टी के साथ में जो सेल है, पहली बात तो एएलपी पे रहना चाहिए, आर्म्स लेंथ पे, नॉर्मल प्राइस पे रहना चाहिए, और उसका डिस्क्लोजर सही तरीके से देना चाहिए। कहाँ पे? नोट्स में। ओके, कोई है क्या क्वेरी? श्रीहरि सर वो डिविडेंड क्यों ऐड किया? वो क्या डिविडेंड ऐड नहीं करा मैंने कहीं भी? डिविडेंड नहीं ऐड करा डिविडेंड ब्रैकेट, क्या बोल रहे हैं आप? सर ब्रैकेट में, सर देखो क्या डिविडेंड और बोला है, ब्रैकेट में क्यों? एक मिनट। अरे आपका ओएफएस हो गया क्या? इनकम फ्रॉम आईएफओएस हो गया क्या आप लोगों का टैक्स में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि कैसा रहता, देखो बात अलग अलग है, डिविडेंड भी अलग अलग रहता है, इंटरेस्ट भी अलग अलग रहता है, कमीशन भी अलग अलग रहता है। देखो कैसा रहता है, हम लोग है ना, लोगों को, हमारा धंधा क्या है मालूम है? हमारा जो धंधा है ना, हम लोग लोगों को पैसा देते लोन पे। जैसे मैं मुथूट फाइनेंस, मैं क्या करता, लोगों को पैसा देता लोन पे, उनसे ब्याज वसूल करता, जो भी है कमीशन वसूल करता, ये सब चीजें मैं उनसे वसूल करता। मेरा धंधा ही है क्या, काय का धंधा है मेरा? लोन देने का, ब्याज वसूल करने, लोन देने का, ब्याज वसूल करने का। तो मेरे लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट इनकम जो है मेरे लिए यहाँ पे क्या हो गई, वो रेवेन्यू इनकम हो गई मेरे लिए, वो ऑपरेटिंग इनकम हो गई। समझे क्या आप लोग कि मेरे लिए क्या है, मेरा धंधा ही है ना लोन पे पैसा बांटने का, तो इसके लिए मेरी इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएंगी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। लेकिन मैं क्या हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने किसी को ब्याज के ऊपर पैसे दिया और उसने मुझे ब्याज दिया, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मेरे लिए वो क्या हो गई, अदर इनकम। समझ में आ रहा है क्या? व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है उसकी इनकम क्या है। बैंक के लिए इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट और कमीशन बैंक के लिए क्या रहेगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। मैं सीए हूं, मेरे लिए इंटरेस्ट कमीशन क्या रहेगा, मेरे लिए इंटरेस्ट कमीशन क्या रहेगा, अदर। समझे क्या? यस सर।
व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता। मनपुरम फाइनेंस के लिए इंटरेस्ट कमीशन रेगुलर बात है, तो धंधा ही है वो, लेकिन अपने लिए रेगुलर बात है कि इंटरेस्ट कमीशन नहीं, तो अपने लिए वो अदर है। ओके, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग। कुछ भी नहीं समझा होगा तो प्लीज बोलो, श्रेयरी के अलावा बाकी लोग भी बोल सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते बोलने के, ठीक है। सर उस पर इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी क्यों लिखा है? क्या कहा? सेल ऑफ प्रोडक्ट में। हाँ, कैसा रहता मालूम है क्या? जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी रहता था ना, अभी एक्साइज ड्यूटी काय के ऊपर बचा? सिर्फ अल्कोहल दारू के ऊपर ही एक्साइज ड्यूटी बचे हुआ है। बाकी सबके ऊपर क्या आ गया हुआ है? अभी बाकी सबके ऊपर आ गया हुआ है जीएसटी। तो जब भी मैं सेल्स बताता, जैसे मेरा प्रोडक्ट है कोई एमआरपी एक पेन का 10 रुपीज है, जैसे मैं 10 रुपीज का ये पेन बता रहा, ठीक है, ये 10 रुपीज का एक पेन है, इसके अंदर जीएसटी भी है, 50 पैसे का इसमें जीएसटी भी है। तो ये क्या बोलता मालूम है क्या? एज पर AS9 आप क्या बोलता मालूम है क्या? जब भी आप सेल्स बता रहे तो उसके अंदर टोटल सेल्स बताओ विथ जीएसटी, इसको बताओ। 10 रुपीज का सेल बताओ, 9 रुपए 50 पैसे का सेल बताने का जरूरत नहीं है। परचेज बताते समय अगर मैं पेन खरीदता और पेन बेचता, मेरे को आया 9 रुपए में विद जीएसटी 0.50 पैसा, तो मैं 9 रुपए में परचेज बताऊं। मैंने बेचा इसको 10 रुपए में विद जीएसटी 0.50 पैसा, तो मैं 10 रुपए में इसको बताऊं। मतलब AS9 क्या बोलता? AS9 ये बोलता कि आप लोग विथ टैक्सेस उसको बताया करो, इसको परचेस और सेल। समझे क्या? यस सर। एक्साइज ड्यूटी अभी सिर्फ अल्कोहल भी रहे हुआ है, तो उनको भी एक्साइज ड्यूटी मिला के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिला के अपना वो बताना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी किसको लगती है? जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको ही एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। आपको मालूम है ना, जीएसटी आज के तारीख में पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को छोड़ के सब जगह लागू हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल ये नॉन जीएसटी आइटम्स है। जीएसटी में बहुत सारी चीजें थी, नील, रेड, डेड, एग्जाम, ये सब आप लोग को देखने वाला है अभी। आप लोग एक नॉन जीएसटी सप्लायर है, नॉन जीएसटी के अंदर जिसके ऊपर जीएसटी का लेवी नहीं अभी तक डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट, नहीं है उसके ऊपर पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल। बाकी दुनिया में हर चीज के ऊपर, मतलब भारत में जीएसटी है। ऑफ कोर्स उसमें भी एग्जाम्पशन है, जैसे भाजी हो गया ये एग्जाम्प्ट है, फूड ग्रेन्स हो गया ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ये देखने वाले आप लोग उधर देखेंगे जीएसटी में। Other income, any form of income earned by the entity which is not linked to the entity's core business। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया, मैंने क्या करा, शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया, उससे मुझे मिला डिविडेंड, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? नॉट रिलेटेड टू कोर इनकम, तो वो क्या आएगा मेरे लिए? अदर इनकम, ठीक है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड है, वो शेयर लेवा बेची का काम करते, तो उनके लिए डिविडेंड उनकी मेन इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट उनका मेन इनकम हो जाएगा, कोर इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। Operations is generally classified as other income. Common example being excess fund parked in FDs with the bank, entity not being a bank or financial institution। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था? बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम इज ऑपरेटिंग इनकम, आपके लिए इंटरेस्ट इनकम इज अदर इनकम। लोन गिवन टू थर्ड पार्टी विद इन ग्रुप म्यूचुअल फंड। Interest on FDs is recognized on time proportionate basis, taking into account the amount outstanding and the applicable rate of interest। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता आप लोगों को, देखते कितने लोगों को पता है कंसेप्ट। एफडी है, आपने 1/1/2020 को 1 लाख रुपए की एफडी करी, कितने साल के लिए? 1 ईयर के, ठीक है। और इसके अंदर है ना, सपोज आप लोगों को साल भर के अंदर 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। अब ऑफकोर्स ये मैच्योर कब होंगी? 1/1/2021 को। क्या 31 मार्च 2020 को कुछ इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज होगी क्या? यस एनीबॉडी? देखो नहीं, कौन बोल रहा? हाँ बोलो। यस सर। कितनी होंगी और क्यों होंगी और कैसे होंगी? अपनी एफडी तो मैच्योर 1/1/2021 को होने वाली है ना, 1 साल बाद। सर तो सर 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना सर वहां से मार्च तक का? नहीं, वो मिलेगा, एक्चुअल रिसिप्ट जो होंगी ना वो 1/1/21 को होने वाली है सर, लेकिन हर मंथ उसमें इंटरेस्ट एक्री होता जाएगा ना हमारा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यही शब्द होना था मुझे, एक्रूअल बेसिस जो रहता है ना, उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट इनकम का रिकग्निशन करना पड़ता है। भले मिलो मत मिलो, भले ही मिलो या ना मिलो, आप लोगों को इंटरेस्ट इनकम रिकग्नाइज करना पड़ती है।
ये जो आपने बोला ना एक्रूअल करना पड़ता, उसको क्या बोलते मालूम है? टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। हाँ, एफडी इनकम को कैसे वेरीफाई करेंगे? सिंपल बताता मैं आप लोगों को, बैंक से एफडी के सर्टिफिकेट लेके आ जाने का, उस पर एकदम बराबर वेरीफाई हो जाता है। Obtain a listing of all FD open during the period and audit. Open during the period, हाँ, जितने एफडी 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है वैसा नहीं, जितने एफडी खुले होंगे भले 31 मार्च को बंद हो गए देखना जरूरी है। Applicable interest rate and the number of days for which it is made. Verify the arithmetical accuracy of the interest calculation made by the entity. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखो, ब्याज देखो कितना मिला, कितना परसेंट था, कितने दिन के लिए पैसा था, ये सब आप लोगों ने कैलकुलेट करके देखना चाहिए। सैम्पलिंग कर सकते हैं आप लोग। For deposit still outstanding as at period end, trace the same to the direct confirmation obtained from the respective bank. Direct confirmation मतलब क्या? एफडी के सर्टिफिकेट देखो, इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट मंगा लो बैंक से, कितना कितना इंटरेस्ट एक्रू और कितना कितना पेड हो। Obtain a confirmation of interest income from the bank and verify the interest income as per the bank reconcile to the calculation shared by the entity. बैंक वाले कितना एफडी का इंटरेस्ट बोल रहे हो, आप कितना इंटरेस्ट बोल रहे हो, ये सब आप लोग वेरीफाई कर सकते। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एफडी सर्टिफिकेट से देख लो। ऑब्टेन कॉपी ऑफ फॉर्म 26A। 26A क्या रहता है मालूम है? ये फॉर्म वो रहता है जिसके अंदर कितना इनकम है और उस इनकम के ऊपर कितना टीडीएस कटे हुआ है ये दिखता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये फॉर्म मिलता है, इनकम टैक्स के साइड से, ठीक है, इनकम टैक्स के साइड से 26A का फॉर्म दिखता है, जिसके अंदर आपको दिखेगा कितना ब्याज है, कितना टीडीएस उसके अंदर कटा हुआ है। ये क्यों देख रहे हैं अपन 26A का फॉर्म? क्योंकि इस पे समझ जाएंगे आपको कितना ब्याज मिलेगा है। डिविडेंड, डिविडेंड कैसे वेरीफाई करेंगे आप लोग? डिविडेंड भी सिंपल है वेरीफाई करने के लिए, समझ में आ रहा है कि बीएससी एनएससी की साइट पे चले जाने का, वहां पे शेयर का नाम देने का, जैसे इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस का शेयर का आपको दिख जाता है पिछले साल में कितना कितना डिविडेंड पे आउट हुआ है पर शेयर के ऊपर। एंटिटी केस में जितने शेयर होंगे मल्टीप्लाइड में जितना डिविडेंड मिला होगा आप लोगों ने लेना चाहिए। लेकिन डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज करते? जब तक कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। ओनली व्हेन द एजीएम डिक्लेयर्स द डिविडेंड आप लोगों ने डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। प्रपोज डिविडेंड के ऊपर सिंपल है, साइट पे जाओ, शेयर डालो नाम, उसका डिविडेंड कितना पे हुआ है 19-20 में, 20-21 में दिख जाता, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी आपकी डिविडेंड इनकम रहने वाली है। पहले शेयर सर्टिफिकेट वगैरह रहता था ये सब चीजें, लेकिन अब नहीं रहा। बैंक स्टेटमेंट के अंदर देख सकते क्रेडिट हुआ रहता। गेन और लॉस ऑन म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड का अगेंस्ट स्टेटमेंट मिल जाता, पूरा डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट मिल जाएगा, उसके अंदर दिख जाएगा कंपनी के कितने म्यूचुअल फंड थे, कितने में लिए थे, कितने में बेचे थे, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो आपको पीएनएल को हिट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है तीनों भी बातें। गेन लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ओनली व्हेन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी इज डिटरमाइंड। जब सेल नहीं होते जब तक के आप तब तक की उसको रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द रिडेम्पशन वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है? कैरिंग वैल्यू मतलब आप लोगों ने उसको कितने में खरीदा था, बुक वैल्यू। कैरिंग वैल्यू मतलब आप लोग उसको बुक वैल्यू लिख सकते हैं, जितने में परचेस किया था, जितने में सेल किया था उसको रिडेम्पशन प्राइस बोलते हैं। दोनों में का डिफरेंस इज परचेज इज प्रॉफिट और लॉस। डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट में से आप लोग देख सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट देखना, इसके लिए साइट पे चले जाने का डिविडेंड के लिए, और इसके लिए आप लोगों ने एफडीआर के सर्टिफिकेट देखना चाहिए। मैं जल्दी इसलिए ले रहा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा इजी है। एफडी के लिए एफडी सर्टिफिकेट देखना, डिविडेंड के लिए आप लोगों ने साइट पे जाके देख लेना कब डिविडेंड डिक्लेयर किया और कितना कितना डिविडेंड है और कितने कितने शेयर आप लोगों के पास में। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, कितने शेयर है कोई भी कंपनी के इसमें? यस, ये कहाँ से मिलेगा आपको? कोई भी कंपनी का इसमें कितने शेयर है, सामने वाले ने बोला 100 है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे उसको? आप कैसे वेरीफाई करेंगे मेरे कंपनी के इसमें कितने शेयर्स है 31/3 को? बोलो, ये एनीबॉडी शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास? वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ही दिया कि ये आप कैसे वेरीफाई करेंगे, पर्सनली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? यस एनीबॉडी? सर टोटल शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर अरे देंगे। भाई साहब वो नहीं बोल रहा मैं, शेयर कैपिटल की थोड़ी बात चालू है। अरे ये वो शेयर है जिसको आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, डिविडेंड क्या खुद का खुद डिविडेंड ले लेते क्या? अरे ये वो शेयर है जो आपने कहीं इन्वेस्ट करे हुए, इन्फोसिस के शेयर लिए आपने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस के शेयर कितने हैं ये कैसे वेरीफाई करेंगे? सर डीमैट सर्टिफिकेट वो आता ना सर, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट में तो पूरा दिखता है कौन से कंपनी का कौन से शेयर है, कितने तारीख को खरीदा, आज की उसकी वैल्यू क्या है, डीमैट के स्टेटमेंट में से सब दिख जाता।
ये आप क्या बोल रहे थे, शेयर कैपिटल वगैरह, शेयर कैपिटल का सवाल ही नहीं उठता ना यहाँ। शेयर कैपिटल का कोई भी लेन देन नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। आपके खुद का शेयर तो अपन ने देख लिया ना रे, वो शेयर कैपिटल पहले दिन तो देखा था अपन लोगों ने उसका वाउचिंग। यहाँ पे आज जो शेयर की बात चल रही है वो लोगों के कंपनी के खरीदे हुए है, इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट से। Other income in respect of dividend, interest and gains on mutual fund during the period was appropriately recorded and there is no understatement or overstatement. Complete इसमें कुछ नहीं है। Measurement appropriately AS9 के हिसाब से मेजर करना पड़ता है। AS9 क्या बोलता है, डिविडेंड को बोले टाइम प्रोपोर्शन पे करो, डिविडेंड को बोले डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तब करो, और गेन ऑन लॉस ऑन म्यूचुअल फंड को जब आप बेचेंगे म्यूचुअल फंड की यूनिट तब करो। प्रेजेंटेशन अदर इनकम हैज बीन क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके अंदर क्या आता, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये तीन बातें कर लिया कि ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।